अगर बूढ़ी चिड़िया की ये चार बातें दिल से सुन लीं, तो घर की हर कलह, हर झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है रिया टून्स चैनल पर। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ के परम भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथा जो न सिर्फ आपके मन को छू जाएगी, बल्कि जीवन के कई रहस्यों से भी आपको परिचित कराएगी। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है, वह पाप का कारण बनती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की यह सुंदर और शिक्षाप्रद कथा। कभी कभी जिंदगी की सबसे गहरी सीखें हमें सबसे अनपेक्षित स्रोतों से मिलती हैं। कहावतें, लोक कथाएं और बूढ़ों की बातें, ये सब अपने आप में एक खजाना होती हैं, जिन्हें अगर दिल से सुना जाए तो जीवन की कई उलझनों को सुलझाया जा सकता है। यह कहानी भी ऐसी ही एक बूढ़ी चिड़िया की है, जो इंसानों की दुनिया को ऊपर से देखती रही और वक्त के साथ उसके भीतर वह समझ आ गई जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं समझ पाए। आज जब एक परिवार बिखरने की कगार पर था, तब उसी चिड़िया की चार बातें उनकी दुनिया बदलने वाली थीं। लेकिन सवाल यह है, क्या वे उसकी बातें दिल से सुनेंगे? गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना पेड़ था, नीम का पेड़, बूढ़ा लेकिन बेहद घना और विशाल। उसी पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी, उम्रदराज, समझदार और चुपचाप सब कुछ देखने वाली। गांव के लोग उसे बूढ़ी चिड़िया कहते थे। बच्चों ने कई बार उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी। बस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठकर सबको देखती, सुनती और फिर जैसे खुद में मुस्कुरा देती। उसी गांव में रहता था एक परिवार, हरिप्रसाद का परिवार। चार लोग थे, हरिप्रसाद, उसकी पत्नी कमला, बड़ा बेटा दीपक और छोटी बहू राधा। जब तक दीपक ने शादी नहीं की थी, घर में सब ठीक था, लेकिन शादी के बाद जैसे घर की हवा ही बदल रही थी। हर रोज कोई न कोई बात होती, बहू का काम न करना, सास का ताने देना, पति पत्नी में खींचतान, पिता पुत्र में तनाव। दीवारें बातों से गूंजती और घर में शांति की जगह खटास घुलती जा रही थी। एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि दीपक ने गुस्से में कह दिया, हम अलग हो जाएंगे, अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। हरिप्रसाद चुपचाप अपने पुराने झूले पर बैठ गया। कमला अपने आंसू छुपाती रही और राधा, वो भी कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर बैठ गई। उस दिन घर की रसोई में चूल्हा भी नहीं जला। उस रात बूढ़ी चिड़िया उड़कर उनकी खिड़की के पास आई। पेड़ से उतरकर वो धीरे धीरे खिड़की की चौखट पर आ बैठी और धीरे से बोली, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? कमला चौंकी, पर उसकी थकी आंखों में अब हैरानी की जगह स्वीकार था। कहो, तुम्हें तो हमेशा सब कुछ देखती रही हूँ, चिड़िया ने धीरे से कहा। मैंने बहुत परिवार टूटते देखे हैं, लेकिन जो बातें मैं बताने वाली हूँ, अगर तुम सबने दिल से सुन ली तो ये घर फिर कभी बिखरेगा नहीं। कमला चुप रही। हरिप्रसाद झूले से उठकर पास आ गया। राधा भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दीपक थोड़ी देर बाद आया, लेकिन उसकी आंखों में भी जिज्ञासा थी। बूढ़ी चिड़िया ने पहली बात कही, पहली बात, अपने दुख को दूसरों की गलती मत बनाओ। घर में कोई नाराज होता है तो सोचता है कि उसकी परेशानी किसी और की वजह से है, लेकिन अगर हर कोई थोड़ा रुककर अपने भीतर झांके तो समझ में आएगा कि दुख की जड़ कभी कभी हमारी ही उम्मीदों में होती है। हरिप्रसाद ने एक गहरी सांस ली। उसे याद आया कैसे वो खुद राधा से उम्मीद करता था कि वो कमला जैसी बने, बिना यह सोचे कि वक्त और सोच दोनों बदल गए हैं। दूसरी बात, जहां प्रेम हो वहां अधिकार मत जताओ। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उन्हें बांधने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अक्सर घर के रिश्ते अधिकार की दीवारों में कैद हो जाते हैं। यही दीवारें धीरे धीरे दूरियां बढ़ा देती हैं। कमला की आंखें भर आईं। उसने राधा से सख्ती इसलिए की थी क्योंकि वह चाहती थी कि वो घर के संस्कारों को सीखे, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि उसने राधा से बात करने की बजाय उस पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया था। राधा की आंखों में भी एक चमक सी आ गई। पहली बार किसी ने बिना डांटे उसे कुछ समझाया था। तीसरी बात, सबसे पहले सुनना सीखो, फिर कहना। घर के झगड़े तब होते हैं जब सब बोलते हैं पर कोई सुनता नहीं। हर कोई चाहता है कि उसकी बात मानी जाए, पर कोई नहीं सोचता कि सामने वाला भी शायद कुछ कहना चाहता है। दीपक ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कैसे वो गुस्से में राधा की पूरी बात सुने बिना ही चीख पड़ा था। चौथी बात, घर कोई युद्ध का मैदान नहीं होता,
जहां हर दिन जीत हार हो। घर वो जगह है जहां हम हार कर भी जीतते हैं, अगर प्यार से हारें तो। यह बात कहते कहते बूढ़ी चिड़िया की आवाज थोड़ी भारी हो गई। उसने सबकी तरफ देखा। वहां एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वो डरावनी नहीं थी। वो खामोशी थी आत्मचिंतन की। चिड़िया उड़कर फिर से उस नीम की ऊंचाई पर चली गई। रात गहराई जा रही थी, लेकिन हरिप्रसाद के घर में पहली बार सब चुपचाप थे। बिना आरोप, बिना ताने, बिना कोई दरवाजा बंद करने की आवाज। सभी सोच में डूबे हुए थे। बूढ़ी चिड़िया की बातें जैसे हर एक के भीतर उतर रही थीं, धीरे धीरे लेकिन गहराई से। कमला रसोई में गई, चूल्हा फिर से जलाया। चुपचाप उसने खिचड़ी बनाई। राधा पास आई, पहली बार बिना कहे, और हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा, मां जी, कुछ मदद कर दूं? कमला ने उसकी ओर देखा। आंखों में थोड़ा संकोच और थोड़ा अपनापन था। फिर धीरे से कहा, तू बस यहाँ बैठ जा, बस इतना ही बहुत है आज के लिए। दीपक दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि चिड़िया की बातें इतनी जल्दी असर कैसे कर गईं, लेकिन जो हो रहा था वो अच्छा लग रहा था। अगली सुबह नीम का पेड़ जैसे और भी हरा भरा लग रहा था। बूढ़ी चिड़िया हमेशा की तरह सबसे ऊपर बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखें नीचे की खामोशी को पढ़ रही थीं। हरिप्रसाद आंगन में झाड़ू लगाता हुआ बुदबुदाया। हर कोई एक दूसरे से सिर्फ उम्मीद करता रहा। देने की बात तो किसी ने की ही नहीं। वो झूले पर बैठा और आंखें बंद कर लीं। उसी वक्त दीपक आया और पास बैठ गया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बाबूजी, आपको बुरा तो लगता होगा ना जब मैं अलग होने की बात करता हूँ? हरिप्रसाद ने आंखें खोली, मुस्कुराया नहीं, बस हल्के से सिर हिलाया। बुरा लगता है बेटा, पर अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों कहते थे। हम सब ने तुम्हें सुना ही कहा। दीपक ने धीरे से कहा, मैं भी तो सिर्फ बोलता गया, आपकी बातें कभी सुनी ही नहीं। दोनों बाप बेटे के बीच कुछ टूटते रिश्ते जैसे फिर से जुड़ने लगे थे। कमला और राधा रसोई में साथ थीं। राधा सब्जी काट रही थी और कमला रोटी बेल रही थी। कमला ने अचानक पूछा, राधा, तेरे मायके में भी माँ से झगड़ा होता है क्या? राधा मुस्कुराई, होता है माँ जी, लेकिन वहां डर नहीं लगता। वहां लगता है झगड़ा हो भी गया तो भी कोई छोड़कर नहीं जाएगा। कमला कुछ पल रुकी, फिर बोली, शायद यही डर हम सासें बहुओं में भर देती हैं कि अगर कुछ कहा तो बिछड़ जाएंगी। राधा ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं कहीं नहीं जाने वाली मां जी। कमला की आंखें भर आईं। ये वही राधा थी जिससे वो कल तक शिकायत करती थी। उसी शाम बूढ़ी चिड़िया फिर आई, लेकिन इस बार वह अकेले हरिप्रसाद के पास उतरी। तुमने मेरी बातें सुनी, समझी भी, लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है, उसने धीमे स्वर में कहा। हरिप्रसाद ने पूछा, तो क्या अब सब ठीक हो जाएगा? चिड़िया मुस्कुराई, शब्दों से समझ आ सकती है, पर बदलाव आदतों से आता है। अभी तुम्हारे घर में समझ आई है, पर उसे रोजमर्रा बनाना बाकी है। हरिप्रसाद ने सिर हिलाया, बोलो और क्या करना होगा? चिड़िया ने कहा, हर घर में 4 कोने होते हैं, एक समझ का, एक सहनशीलता का, एक संवाद का और एक सम्मान का। इन चारों को हर दिन सींचना पड़ता है। कैसे? हरिप्रसाद ने पूछा। हर दिन एक नई आदत, एक नया प्रयास, और सबसे जरूरी बात, माफ करना सीखो, बिना शर्त के। हरिप्रसाद चुप रहा, जैसे कोई बीता हुआ पल उसे याद आ गया हो। चिड़िया उड़ गई, लेकिन उसकी बातें हवा में जैसे गूंजती रह गईं। अगले दिन एक नई शुरुआत हुई। दीपक ने नाश्ते की थाली सबसे पहले माँ के सामने रखी। राधा ने पिताजी को चाय दी और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आपका प्याला आज मैंने धोकर रखा है। सब हंस दिए। कमला ने थाली में थोड़ा सा हलवा रखा और सबको परोसा। आज से हर रविवार कोई एक मीठा बनाऊंगी ताकि घर में मिठास बनी रहे, हरिप्रसाद ने कहा। और हर सोमवार हम सब मिलकर एक बात लिखेंगे जो हमें उस हफ्ते सबसे ज्यादा सीखने को मिली, दीपक ने कहा। और हर शुक्रवार सब एक दूसरे को कुछ कहेंगे, कुछ अच्छा, ताकि हफ्ते का तनाव जाने से पहले थोड़ा सुकून छोड़ जाए, राधा ने कहा। और हर दिन कम से कम एक बार सबको सुनेंगे, बिना टोक के, बिना जवाब दिए। ये सब सुनकर चिड़िया नीम की डाल पर मुस्कुराई, पर दूर एक आंधी उठ रही थी। गांव के ही एक और परिवार में कलह का तांडव मचा हुआ था, और शायद अगली उड़ान में चिड़िया वहां जाए, या हो सकता है इस घर में कोई पुराना राज फिर से सर उठाए, क्योंकि घर एक जीवित इकाई होता है और जीवित चीजों को हर दिन संजोना पड़ता है। गांव की सुबह फिर से चहचहाहट से भर गई थी, पर इस बार यह चहचहाहट सिर्फ पंछियों की नहीं थी। हरिप्रसाद के आंगन में अब हल्की सी खिलखिलाहट भी गूंजने लगी थी। एक ऐसा घर जो कुछ दिन पहले तक बिखरने की कगार पर था, अब धीरे धीरे अपने पुराने रंग में लौटता दिख रहा था।
हरिप्रसाद अब रोज सुबह नीम के नीचे बैठकर पूजा करता, फिर थोड़ी देर झूले पर बैठ जाता। राधा सुबह की चाय लेकर आती और चुपचाप उन्हें पकड़ा देती। दीपक अब कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक नई शांति थी। कमला तो जैसे उम्र में कई साल पीछे लौट गई थी। अब उसके माथे की शिकन थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन गांव की हवाओं में अब एक और रंग घुलने लगा था, जलन का। अरे सुनो ना, वो हरिप्रसाद के घर में अब तो जैसे सब देवी देवता उतर आए हैं। यह आवाज थी शांता चाची की, जो गांव की हर घर की खबर रखने में माहिर थी। कल ही देखो, कमला और उसकी बहू एक ही थाली में खा रही थी। ऐसी बनावटी मिठास मैंने कभी नहीं देखी। अरे हाँ, दूसरी औरत बोली, और दीपक, वो तो अब अपने बापू के सामने ऐसे बैठता है जैसे गुरु के आगे शिष्य। कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं कराया। इन बातों का असर धीरे धीरे बाहर से अंदर तक पहुंचने लगा। एक दिन कमला की दूर की रिश्तेदार विमला अचानक घर आ गई। वह शहर से आई थी और जबान उसकी तलवार जैसी तेज थी। कमला दीदी, वह चहकती हुई बोली, आप तो अब आदर्श सास बन गई। सब कैसे कर लिया आपने? कमला मुस्कुराई, कुछ नहीं विमला, बस समझ आ गया कि घर को जोड़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अरे दीदी, विमला हंस पड़ी, ये बातें कहने सुनने की होती हैं। सास अगर नरम हो जाए तो बहुएं तो सिर पर चढ़ जाती हैं। आप देखती जाइए, एक दिन ये बहू ही आपको आंखें दिखाएगी। कमला के मन में जैसे कोई कांटा चुभा। उसने मुस्कान तो बरकरार रखी, लेकिन मन में एक बार फिर संशय की परछाई पसर गई। उसी रात बूढ़ी चिड़िया फिर से नीम से उतरी। वह खिड़की की मुंदेर पर बैठी थी और उसका चेहरा इस बार थोड़ा गंभीर था। हरिप्रसाद बाहर ही बैठा था। उसने चिड़िया को देखा और कहा, तुम फिर आई? चिड़िया बोली, हाँ, क्योंकि अब एक नया इम्तिहान शुरू हो रहा है। कैसा इम्तिहान? उसने चौंक कर पूछा। जब घर के भीतर की लड़ाइयां सुलझने लगती हैं, तब बाहर की दुनिया उसे देखती है और हर कोई नहीं चाहता कि तुम सुकून से जियो। हरिप्रसाद ने धीरे से सिर हिलाया। आज कमला की बहन आई थी, जाने क्या क्या कह गई। चिड़िया ने जवाब दिया, अब तुम्हें यह सीखना होगा कि जो बातें घर में शांति लाती हैं, उन्हें दूसरों की नजरों से नहीं, अपने दिल की आंखों से देखना होता है। बाहरी हवा कभी कभी अंदर की आग बुझा भी सकती है और भड़का भी सकती है, तो क्या करें? अब अगली बात सुनो, पांचवी बात। हरिप्रसाद चौंक गया। पांचवी? तुमने तो चार ही बताई थी। चिड़िया मुस्कुराई, पांचवी बात तब आती है जब पहला बदलाव स्थिर होने लगता है। शांति को बचाने के लिए तुम्हें मौन और विवेक का सहारा लेना पड़ता है। जब कोई उकसाए तो उत्तर मत दो, बस भीतर देखो कि सच क्या है। अगर सच तुम्हारे साथ है तो समय खुद जवाब दे देगा। हरिप्रसाद चुप रहा। उसके भीतर एक गूंज सी हुई, शायद यही तो अब करना है। अगले दिन जब कमला रसोई में काम कर रही थी, राधा चुपचाप आई और बोली, मां जी, विमला मौसी कुछ कह गई होंगी। आप चुप सी हैं आज? कमला ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अपनापन देखा। हाँ, कुछ बातें चुभ गईं, लेकिन फिर लगा तू तो दिन भर मेरी बात मानती है, मेरा साथ देती है। अगर तुझसे आंखें फेर लीं तो वो बातें जीत जाएंगी। राधा मुस्कुराई, हम दोनों जीत सकते हैं मां जी, अगर हम एक दूसरे की बातों को बाहर की आवाज से ऊपर रखें। कमला ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन इस बीच एक और घटना घटने वाली थी। दीपक जिस दफ्तर में काम करता था, वहां उसके सहकर्मी रवि ने उसके घर की बातें सुन ली थी और अब वह ऑफिस में सबके सामने मजाक उड़ाने लगा। अरे दीपक, सुना है अब तू मम्मी से पांव दबवाता है और बीवी से भजन सुनता है। क्या बात है यार, क्या माहौल बना रखा है घर में? सभी हंस पड़े। दीपक ने हंसी में टालने की कोशिश की, लेकिन कुछ चुभा। उस दिन घर लौटते वक्त वह चुप था। उसकी आंखों में वही उलझन थी। क्या लोग सच में मुझे कमजोर समझने लगे हैं? क्या घर को समझदारी से संभालना अब मजाक बन गया है? रात को वह नीम के नीचे बैठ गया। बूढ़ी चिड़िया खुद चलकर उसके पास आई। क्या हुआ? उसने पूछा। दीपक ने झिझकते हुए कहा, सब मजाक उड़ा रहे हैं कि मैं बहुत सीधा बन गया हूँ, परिवार के पीछे अपनी मर्दानगी खो दी है। चिड़िया ने गहरी सांस ली, फिर बोली, जो दूसरों के लिए सही दिखना चाहता है वह खुद के लिए गलत हो जाता है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। दुनिया को बदलने से पहले अपने घर की दीवारें मजबूत कर लो, फिर चाहे तूफान आ जाए, वो हिला नहीं सकती। दीपक उसकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में चमक लौट आई, पर बाहर एक और आंधी उठने लगी थी। दीपक की आंखें आसमान में टिक गई थीं। नीम की शाखों पर बूढ़ी चिड़िया अब शांत बैठी थी, पर उसकी कई बातें दीपक के भीतर हलचल पैदा कर रही थीं। दुनिया को बदलने से पहले अपने घर की दीवारें मजबूत कर लो। सुबह होते होते दीपक ने अपने भीतर एक दृढ़ निश्चय लिया। अब वह खुद को दूसरों की नजरों से नहीं,
अपने काम, अपने संबंध और अपने आत्मसम्मान से देखेगा। लेकिन असल परीक्षा अब शुरू होनी थी। ऑफिस में उसी दिन एक मीटिंग रखी गई थी। दीपक को एक नए प्रोजेक्ट का नेतृत्व सौंपा गया। सभी सहकर्मी एकदम चुप थे, रवि भी। मीटिंग खत्म होने के बाद रवि ने चाय की दुकान पर फिर वही पुराना मजाक दोहराया। तो अब लीडर बन गया सीधा साधा दीपक। इस बार दीपक मुस्कुराया, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी पहले से अलग थी। वह मौन नहीं था, संयम था। रवि ने दोबारा कहा, तू बहुत बदल गया है यार। पहले मजाक करता था, अब जवाब भी नहीं देता। दीपक ने अब भी कुछ नहीं कहा। उसने पैसे दिए और लौटते वक्त बस एक बात कही, जवाब देने से ज्यादा जरूरी होता है समझने का प्रयास करना। और मैंने अब जवाब नहीं, समाधान ढूंढना शुरू किया है। रवि चुप हो गया। पहली बार वह दीपक की नजरों से खुद को थोड़ा छोटा महसूस कर रहा था। उधर घर में कमला ने एक नई पहल की थी। हर रविवार दोपहर को घर की बैठक होती, जहां सब एक एक करके अपने दिल की बातें कहते। उस दिन कमला ने सबसे पहले राधा से पूछा, बहू, तुम्हें हमसे कोई शिकायत हो तो खुलकर कहो, डरने की जरूरत नहीं। राधा थोड़ा झिझकी, फिर बोली, मां जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जब आप किसी बात से नाराज हों तो मुझे ताने देने की जगह सीधा बोल दें, क्योंकि ताने दिल को चुपचाप तोड़ते हैं। कमला को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। ठीक कहा तूने, अब से मैं कोशिश करूंगी कि बात को बात की तरह कहूं, हिसाब की तरह नहीं। हरि प्रसाद बोले, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम दोनों की बातों में मध्यस्थ बनने के बजाय समझने वाला बनो। दीपक ने राधा की तरफ देखा और मुस्कुराया। यह वही घर था जहां कुछ दिन पहले केवल चीखें गूंजती थीं। लेकिन कहानी में मोड़ तो वहीं आता है जब सब कुछ ठीक लगने लगे। एक दिन राधा के मायके से एक फोन आया। उसकी माँ की तबीयत खराब थी और पिता अकेले थे। राधा वहां जाना चाहती थी, लेकिन दिल में संकोच था। पहले जब भी वह मायके जाती, कमला कुछ न कुछ कह देती थी। राधा ने डरते हुए कहा, मां जी, अगर आप कहें तो मैं 2 दिन के लिए मायके चली जाऊं। कमला कुछ नहीं बोली। उन्होंने नजरें झुकाईं, फिर कहा, बहू, अगर मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसे रोकती? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर कमला के पैर छू लिए। आप मां जैसी ही तो हैं। लेकिन उसी रात जब कमला अकेली थी, गांव की औरतें आईं। अरे दीदी, आपने बहू को अकेले भेज दिया, और वो भी ऐसे समय जब आप बीमार थीं पिछले हफ्ते। बहुएं जब सिर चढ़ जाएं तो सास को नौकर बना देती हैं। कमला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में हलचल होने लगी। कहीं मैं राधा को ज्यादा छूट तो नहीं देने लगी। यही तो चिड़िया ने कहा था, बाहर की आवाजें अंदर की आग बुझा भी सकती है और भड़का भी सकती है। अगले दिन बूढ़ी चिड़िया फिर आई। हरि प्रसाद ने पूछा, अब किस बात की चेतावनी दोगी? चिड़िया मुस्कुराई, चेतावनी नहीं, अगला सबक देने आई हूँ। और कितने सबक बाकी हैं। जब तक रिश्ते जिंदा है, सीखने की गुंजाइश बनी रहती है। हरि प्रसाद ने सिर झुकाया। बोलो। चिड़िया बोली, छठी बात, जो प्रेम से शुरू होता है उसे अहंकार में खत्म मत होने देना। कभी कभी रिश्ते बिगड़ते नहीं हैं, बस हम उन्हें हार जीत का खेल बना देते हैं। हर बार सही साबित होने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रहकर रिश्ता बचा लेना बड़ी जीत होती है। हरि प्रसाद देर तक सोचता रहा। क्या हम सब फिर से उसी पुराने रास्ते की तरफ तो नहीं बढ़ रहे? क्या सच्चे बदलाव को टिकाने के लिए सिर्फ पहल काफी है, या हर दिन खुद को याद दिलाना भी जरूरी है कि घर कोई योजना नहीं, एक भावना है जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा जीना होता है। चिड़िया उड़ गई, लेकिन अब वह सिर्फ सलाह देने नहीं आती थी, वह इस घर की आत्मा बन चुकी थी। पर अगले ही दिन गांव में एक नई हलचल उठी। दीपक के खिलाफ एक झूठी शिकायत दायर की गई थी, और अब वह खतरे में था। क्या यह फिर से उस सुखी घर की दीवारों को हिलाने वाला तूफान होगा? गांव के सरकारी दफ्तर में एक अजीब अफवाह ने सबका ध्यान खींच लिया था। दीपक पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। एक गुमनाम शिकायत में कहा गया कि उसने एक ठेकेदार से फाइल पास करवाने के बदले पैसे लिए हैं। शिकायत जैसे ही आई, अफसरों की नजर उस पर टिकी। वह वही दीपक था जिसकी ईमानदारी की मिसालें दी जाती थीं। लेकिन अब दफ्तर में उसके सहकर्मी कानाफूसी करने लगे, और सबसे आगे रवि ही था। मैं तो पहले ही कहता था, जो घर में ज्यादा शरीफ बनता है, बाहर कुछ न कुछ जरूर छुपा रहा होता है, रवि ने कहा। दीपक इस बार भी चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द झलक रहा था। घर लौटकर उसने हरि प्रसाद को सब बताया। कमला और राधा भी चुपचाप सुन रही थीं। पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दीपक की आवाज टूट रही थी। हरि प्रसाद ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। बेटा, जब तू गलत नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तू खुद पर यकीन बनाए रख। राधा ने दीपक का हाथ थामा।
हमें तुम्हारे सच पर भरोसा है और अब तुम्हें भी खुद को साबित करना होगा। मजबूती से, शांत रहकर कमला ने पहली बार खुद से बाहर निकलकर कहा, कल मैं खुद ऑफिस जाकर अफसरों से बात करूंगी। अगर मेरी बहू और बेटा साथ हैं तो माँ पीछे कैसे रह सकती है। यह वही कमला थी जिसने कभी राधा पर संदेह किया था, दीपक की कमाई पर शक किया था, लेकिन अब वह अपने रिश्तों के लिए ढाल बन चुकी थी। अगले दिन कमला, हरिप्रसाद और राधा साथ गए। ऑफिस के सामने भीड़ खड़ी थी। लोग हैरान थे कि दीपक का परिवार खुद उसके समर्थन में आया है। जांच अधिकारी ने दस्तावेज दिखाए, लेकिन उनमें कुछ भी ठोस नहीं था। जब गहराई से छानबीन की गई तो सामने आया कि एक पुराने ठेकेदार, जो पहले दीपक से पैसे न मिलने पर नाराज था, उसी ने बदला लेने के लिए झूठी शिकायत भेजी थी। जांच खत्म हुई और दीपक को निर्दोष घोषित कर दिया गया। ऑफिस में सब चुप थे। रवि की नजरें नीची थीं। दीपक ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती करने से बड़ी गलती होती है, किसी को गलत साबित करने की कोशिश करना। रवि ने पहली बार सिर झुकाकर माफी मांगी। शाम को घर लौटकर सभी नीम के नीचे बैठे थे। हरिप्रसाद ने कहा, आज समझ में आया कि जिस परिवार ने एक दूसरे की बातों को दिल से सुना, वही मुसीबत में साथ खड़ा रह पाया। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बूढ़ी चिड़िया की बातें सच निकली। और तभी नीम की डाली से फिर वही चिड़िया उतरी, थकी सी लेकिन संतुष्ट। उसने कहा, आज तुम सबने आखिरी बात बिना कहे ही समझ ली। कौन सी बात? कमला ने पूछा। चिड़िया बोली, सातवीं और अंतिम बात, रिश्ते खून से नहीं समर्पण से बनते हैं। जो एक दूसरे के दुख को बिना कहे समझ ले, वही असली परिवार होते हैं। जब घर में हर कोई दूसरे के लिए खड़ा हो जाए, तब कोई बाहरी तूफान उसे गिरा नहीं सकता। हरिप्रसाद ने गहरी सांस ली। अब तू रोज नहीं आएगी, है ना? चिड़िया मुस्कुराई, अब जरूरत नहीं, अब ये घर खुद उड़ना जानता है। मेरी बातें अब इस नीम की छांव में बसी रहेंगी। फिर वह उड़ गई, नीम की सबसे ऊंची शाखा पर बैठ गई और वहीं से चुपचाप देखती रही। अब घर में फिर से वही चहचहाहट थी, पर इस बार स्थायी थी। कमला राधा से रसोई के हर काम में सलाह लेती। दीपक अब हर रविवार को बच्चों को गांव के बच्चों को पढ़ाने ले जाता और हरिप्रसाद हर शाम नीम के नीचे बैठकर पास के बच्चों को जीवन की बातें सुनाता। गांव के लोग अब मिसाल देने लगे थे, अगर घर में कलह हो तो बूढ़ी चिड़िया की बातें याद कर लो। और इन बातों को कोई लिख नहीं पाया, क्योंकि वे बातें अब एक जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो या आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां लाने की ताकत देता है। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।